हेलो दोस्तों, आज हम लोग जिस प्रश्न पे डिस्कस करने वाले हैं उसको कल मैंने पोस्ट किया था और प्रश्न ये है कि यदि दो चर अपने मूल्यों में विपरीत दिशा में बदलते हैं तो उसे कहते हैं। इसका काफ़ी मिलता जुलता आंसर आया था और इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एक कन्फ्यूज़न है कि आखिर में सकारात्मक सहसंबंध कब होता है या फिर नकारात्मक सहसंबंध कब होता है या फिर रेखीय और आंशिक सहसंबंध क्या है। तो इसको हम लोग एक आम बोल चाल की भाषा में डिस्कस करके और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जिससे कि आगे कुछ भी ऐसा प्रश्न आता है इससे मिलता जुलता हुआ तो जिसमें हमें समझने में आसानी रहे और आसानी से अटेम्प्ट हो सके। इसका करेक्ट आंसर जो है वो मैं बता देती हूँ, तो वो है नकारात्मक सहसंबंध। अब ये कैसे है इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने यहाँ पे एक एक्स एक्सिस बना दिया, एक वाई एक्सिस बना दिया। ये जो ग्राफ है वाई एक्सिस का, इसको हम ऐसा मान लेते हैं कि ये कोई भी व्यक्ति कितना कर्जा ले रहा है उसका है। और यहाँ पे जो ग्राफ है ये हमें शो कर रहा है कि हमारी मंथली इनकम किसी भी चीज़ से, चाहे वो एक मजदूर वर्ग है, चाहे वो एक नौकरी करने वाला है, चाहे वो एक व्यापारी है, तो उसकी जो वेतन या ये बोलेंगे कि महीने की आय कितनी है, वो ये चार्ट शो करेगा। अब ये मान लेते हैं कि जैसे किसी का महीने की इनकम 1000 है, 1000 रुपये है, यहाँ पे 2000 रुपये है, ये जो है ये 3000 रुपये है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 4000 रुपये है। ये हमारी मंथली इनकम शो कर रहा है। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जितनी ही कम हमारी इनकम है किसी भी व्यक्ति की, अगर महीने की जो आय है वो जितनी ही कम होगी उतनी ही ज़्यादा उसे कर्जा लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, इनकम जितनी कम है कर्जा उतना ज़्यादा है। यहाँ पे अब ये हम वाई एक्सिस को मिला के ये पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं। ये हमारा इनकम 1000, कर्जा जो है वो ज़्यादा है। मान लेते हैं कर्जा को भी हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं कि 5000, 10,000, 15,000 और ये हो गया हमारा 20,000। तो ये हम कर्जे की बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के महीने में 1000 रुपये की इनकम है तो वो उसको खर्चा तो चलाना है, इसके लिए वो 20,000 रुपया कर्जा लेता है। ये पॉइंट हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अब अगर मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की जब आय जो है वो 2000 रुपये हो गई तो उसका जो कर्जा है उसका लेवल घट जाता है और फिर वो यहाँ से हम इंडिकेट कर लेते हैं और यहाँ से ये लाइन मैच करते हैं। ये पॉइंट यहाँ मिल रहा है। इसी प्रकार से अगर 3000 की इनकम है तो हमारा कर्जा जो है वो घट के 10,000 हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो लाइन है वो हमें यहाँ मिल रही है। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति की 4000 इनकम है तो ये जो कर्जा है वो हमारा 5000 हो जाता है। उम्मीद है कि अभी आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों का इनकम जितना ही कम है कर्जा उतना ही ज़्यादा है। एक वेरिएबल जो है, अगर इसको एक्स वेरिएबल मान लीजिए, इसको वाई वेरिएबल मान लीजिए, चर की बात कर रहे हैं, अगर एक चर जो है वो कम है तो दूसरा चर ज़्यादा है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यदि दो चर अपने मूल्यों में विपरीत दिशा में बदलते हैं तो उसे कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो चर है ये कम है लेकिन यहाँ पे ये ज़्यादा हो रहा है। जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए कि जैसे जैसे ये x जो
वेरिएबल है या चर है बढ़ रहा है, वैसे वैसे y का जो वेरिएबल है वो घट रहा है। अब हम इसको लाइन खींच के मैच करते हैं, फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा कि जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको मान लीजिए ए बी मान लीजिए, इसको जो है सी डी मान लीजिए, ई एफ मान लीजिए, जी एच मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं ऐसा। दो हमने पोजीशन जस्ट मान लिया कि इस समय में एक्स की पोजीशन जो थी वो ए थी और यहाँ पे वाई की पोजीशन बी थी। वैसे यहाँ पे एक्स की पोजीशन को हमने सी मान लिया है, या फिर इसकी पोजीशन को हम डी मान लेते हैं, या फिर हम इसको दूसरी भाषा में ये भी लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक्स की पोजीशन 1000 थी, तो यहाँ पे वाई की पोजीशन जो है वो 20,000 है। इसी तरीके से हम जब ये जो ग्राफ बनाते हैं वो इसी तरीके से बनता है। तो जैसे कि सी की पोजीशन यहाँ पे पहले एक्स एक्सिस का हम लिखेंगे और फिर वाई एक्सिस का, तो ये 2000 है और इसको हम 15,000 लिखेंगे। फिर ऐसे ही इसको हम 3000 लिखेंगे और फिर इसको हम 10,000 लिखेंगे। ऐसे ही इस पॉइंट को देख लेते हैं, 4000 और फिर यहाँ पे ये हो गया 5000। तो अभी आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा कि जैसे जैसे इनकम हमारी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कर्जा हमारा घटता जा रहा है। किसी से कर्ज लेने का जो है कि अगर हमारी इनकम कम है तो हमको ज़्यादा कर्ज लेना पड़ेगा, जिसकी जितनी ही ज़्यादा इनकम या आय है उतनी ही कर्ज उसको कम लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो है दो चर जो हैं अपने मूल्यों में विपरीत दिशा में बदल रहे हैं, अर्थात एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है। तो इसमें जो है ये नकारात्मक सहसंबंध पाया जाता है। अभी उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि एक बढ़ रहा है और दूसरा उसी के साथ घट रहा है। अगर इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझें तो जैसे हमने एक बाउंड्री खींच दी, तो यहाँ से एक बढ़ रहा है आगे को, एक सिंपल सी भाषा में आप लोग समझिए कि कोई यहाँ से इधर को पड़ रहा है और उसके प्रभाव के कारण दूसरा जो है वो पीछे को उल्टे दिशा में बढ़ रहा है। तो क्या कहेंगे इसको ये बोलेंगे कि एक दूसरे के प्रति इनमें नकारात्मक अर्थात विपरीत का संबंध है। तो इस प्रकार से ये जो है ये नकारात्मक सहसंबंध है। अब इस सारी जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, सकारात्मक सहसंबंध क्या होता है, नकारात्मक, रेखीय, आंशिक, इसको हम लोग एक चार्ट से या एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अगर इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और ये एक वाई एक्सिस है, इसकी कंडीशन हम कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारी जो कितनी हमने शिक्षा ग्रहण की है, एग्जाम्पल से समझते हैं, हमने कितनी पढ़ाई की है और उसी के अनुसार हमें कितना वेतन मिल रहा है। या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि हम जैसे कितने साल नौकरी किए या फिर काम किए हैं कहीं पे, अनुभव हमारा कितना है, उसी के हिसाब से हमारा वेतन जो है वो बढ़ रहा है। जैसे ये अनुभव मान लेते हैं और ये वेतन मान लेते हैं। तो अगर हमने 0 पे तो दोनों 0 मान लेंगे, लेकिन अगर हमने 1 साल का अगर अनुभव है हमारे पास, यहाँ पे 1 मान लेते हैं, यहाँ पे 2 मान लेते हैं, यहाँ पे 3 मान लेते हैं, यहाँ पे 4 मान लेते हैं। तो अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल अनुभव मान लेते हैं, उसी के हिसाब से ये मान लेते हैं कि ये हमारा वेतन जो है 5000 था। वहीं पे जब 2 साल का अनुभव हो गया तो हमारा वेतन 10,000 हो गया। वहीं पे अगर 3 साल का अनुभव है तो 15,000 हो गया। और फिर वहीं पे हमारा जब 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा या अनुभव हो जाएगा तो ये हमारा वेतन 20,000 हो जाएगा। तो अभी आप लोग देखेंगे कि जैसे जैसे हमारे ईयर्स बढ़ रहे हैं अनुभव के, वैसे वैसे हमारी जो इनकम है या वेतन है वो भी बढ़ रही है। तो ये जो हम चार्ट देखेंगे, जैसे यहाँ से यहाँ मैच करेंगे,
यहाँ से यहाँ मैच करेंगे। ये जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भी बढ़ता जा रहा है। तो ये जो हमें ग्राफ दिखाई देता है वो हमको ये दिखता है कि एक चर के बढ़ने से दूसरा चर भी बढ़ रहा है, और इस प्रकार से इसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं या सकारात्मक सहसंबंध। दो चरों के बीच में आखिर में क्या संबंध है उसी को हम सहसंबंध कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो भी कोई भी आंकड़े हैं वो बिल्कुल अगर स्ट्रेट लाइन कोई हम खींच दिए और इसी के बिल्कुल आसपास में अगर है तो इसे हम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव को रिलेशन कहते हैं, अर्थात बहुत ही दृढ़ता के साथ हमें इनके बीच में रिलेशन देखने को मिलता है, वो भी सकारात्मक। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जस्ट मैंने इसलिए मेंशन कर दिया है कि हो सकता है कभी एग्ज़ाम में कुछ इस तरीके से प्रश्न को तोड़ के भी पूछ दिया जाए, तो आप लोगों को ये टर्म्स पता रहेंगे तो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। जैसे कि यहाँ पे वीक पॉजिटिव कोरिलेशन की बात हो रही है, यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल जो हमारी लाइन जा रही है आंकड़े उसी के इर्द गिर्द मिल रहे हैं। लेकिन अगर वही आंकड़े हमें थोड़े आसपास दूर में मिले, लाइन के ही आसपास मिल रहे हैं लेकिन थोड़े दूर में उसके इधर उधर छितरे हुए मिल रहे हैं, तो हम उसको एक कमज़ोर या बोलेंगे कि एक ढीलापन उसमें दिखाई देगा। जो एक रिलेशन है उतनी ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग को रिलेशन नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार से अभी जो इस टॉपिक पे हम लोगों ने चर्चा की थी कि नकारात्मक सहसंबंध क्या होता है, उसको आप लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग निगेटिव कोरिलेशन जो होता है, इसमें अगर हम इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ से जो हमारा यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा कि x हमारा जितना ही कम है y हमारा उतनी ही ज़्यादा है। x जैसे जैसे आगे को बढ़ता जा रहा है y वैसे ही धीरे धीरे घटती जा रही है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये जो कोरिलेशन है वो नकारात्मक कोरिलेशन दिखता है। इसी तरीके से यहाँ पे सेम वही है लेकिन इसके जो आंकड़े हैं वो थोड़े छितरे हुए हैं, इसलिए इनको वीक निगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा एक और आता है जो कि शून्य सहसंबंध पाया जाता है, या उसे नील बोलेंगे या नल बोलेंगे या नो कोरिलेशन, मतलब कोई सहसंबंध ही नहीं है। तो इसमें क्या है कि हमारे x की वैल्यू क्या है, हमारी y की वैल्यू क्या है, इससे जो भी हमारे आंकड़े हैं उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जैसे कि एक बहुत ही अच्छा सा अगर एग्ज़ाम्पल देखें तो अगर महिलाओं की शिक्षा की बात करें, महिलाओं के शिक्षा का स्तर ऊंचा होने से, मतलब उनको जितनी ज़्यादा शिक्षा दी जाए उससे क्या उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ अंतर आ रहा है, क्या उनकी आर्थिक स्थिति कुछ सुदृढ़ हो रही है। तो अगर महिलाओं की शिक्षा के स्तर की बात करें और उनके आर्थिक स्थिति की बात करें और उसमें हमें अगर कोई रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है कि पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं लेकिन फिर भी वो घरों में काम करती हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं देखने को मिलता है, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो शिक्षा का स्तर है महिलाओं का और उनकी आर्थिक स्थिति है उसमें कोई भी रिलेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। अर्थात हमें फर्क ही नहीं पड़ता है कि महिला के शिक्षा का स्तर उच्च है या निम्न है। जो महिला अशिक्षित है वो भी घर में काम करती है, जो पढ़ी लिखी महिला है वो भी घर में ही काम कर रही है, उसे बाहर कहीं जाने की या खुद से स्वरोजगार करने की या फिर कहीं जॉब करने की आज़ादी नहीं है। तो शिक्षा का जो प्रभाव एक देखेंगे आर्थिक स्थिति पे वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब यहाँ पे एक और हम लोगों को पॉइंट छूट रहा है, ये हम लोग समझ लेते हैं। वो ये है कि रेखीय सहसंबंध क्या होता है और आंशिक सहसंबंध क्या होता है। सकारात्मक समझ में आ गया, नकारात्मक समझ में आ गया। रेखीय में क्या होता है कि जैसे एकदम हम देखेंगे, ये मान लिए कि x है, ये y है, यहाँ से बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन अगर जा रही है तो इसको हम रेखीय सहसंबंध कहेंगे। अगर थोड़ा भी इधर उधर में है, सकारात्मक सहसंबंध में क्या होता है
कि अगर कोई भी वेरिएबल्स जैसे दो चर हैं ए और बी, अगर ए बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ रहा है, फिर हम कहेंगे कि ये सकारात्मक सहसंबंध है। वहीं पे ये भी हम कह सकते हैं कि अगर ए घट रहा है तो इसके साथ साथ बी भी घट रहा है, तो भी इसे हम सकारात्मक सहसंबंध ही कहेंगे। रेखीय सहसंबंध में क्या होता है कि ये जो होता है दोनों चर बिल्कुल एक रेखा में आगे को बढ़ते हैं, फिर उन्हें हम रेखीय सहसंबंध कहते हैं। आंशिक सहसंबंध का अर्थ ये होता है कि वो पूरी तरीके से ना तो सकारात्मक होगा ना तो नकारात्मक होगा, अर्थात बीच की स्थिति होती है, तो आंशिक सहसंबंध होता है। यहाँ पे एक बात मैं और बता दूँ कि जो ये सहसंबंध होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो +1 से लेके और -1 तक होती है, अर्थात इसकी उच्च स्थिति जो है वो +1 है, वहीं पे जो इसकी निम्न स्थिति है वो -1 है। अभी इसका क्या अर्थ होता है, तो +1 जो होता है ये पूरी तरीके से जो हमने यहाँ पे 1 मिनट ये आप लोगों ने देखा था, बिल्कुल स्ट्रांगली हमें पॉजिटिव कोरिलेशन देखने को मिलता है कि आंकड़े हमारे बिल्कुल उसी सीधी एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वैल्यू हम देखेंगे तो +1 होगी, अर्थात 1 तो है लेकिन बिल्कुल अपने कंप्लीट फॉर्म में है। मतलब कि जैसे यहाँ से जो भी हमें आंकड़े मैच हो रहे हैं वो बिल्कुल एक जो डायगोनल लाइन बोलेंगे वो हमारी एकदम स्ट्रेट लेके जा रहे हैं, इसको हम +1 कहते हैं। वहीं पे इसके बीच में जैसे कि अगर हम देखें कि हमारे जो आंकड़े इधर उधर छितरे होते हैं तो इनकी वैल्यू जो होती है, अब जैसे 1 से अगर हम नीचे आएंगे तो हम 0.6 मान सकते हैं इसकी वैल्यू, या फिर थोड़े और ये जो आंकड़े हैं थोड़े और स्प्रेड हो गए, इधर उधर फैल गए, तो इनको हम 0.5 मान सकते हैं। इस तरीके से घटते घटते ये जो आंकड़े हैं वो -1 पे आ जाते हैं, और -1 जो सहसंबंध है वो ये है कि बिल्कुल एकदम नकारात्मक सहसंबंध, एक आंकड़ा बढ़ रहा है वेरिएबल्स का तो दूसरा जो है वो घट रहा है, उसको हम एक कंप्लीटली निगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे। जबकि इन दोनों के बीच की स्थिति जो होती है 0 की होती है। कहीं तो जैसे मान लेते हैं कि +1 से अगर प्रारंभ हुआ है तो 1 मिनट, जैसे मान लेते हैं कि +1 से अगर प्रारंभ हुआ है तो कभी तो रास्ते में 0 आएगा, फिर इस 0 से जब हम नीचे जाएंगे तब हमें ये -1 मिलेगा। तो ये जो 0 की स्थिति होती है वो यही होती है कि दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, और वो कंडीशन हमारी दिखाती है ये। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज जो आप लोगों को कोरिलेशन से संबंधित एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे सकारात्मक सहसंबंध होता है, कहाँ पे नकारात्मक सहसंबंध होता है, कहाँ पे शून्य सहसंबंध होता है या बिल्कुल कोई सहसंबंध ही नहीं पाई जाती है। तो ऐसी जो स्थितियां हैं वो अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हालांकि सहसंबंध से संबंधित कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं जिसमें आप लोगों का यूल गुणांक आ जाता है या फिर फाई गुणांक आ जाता है। तो इन सारे टॉपिक को हम लोग जब अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी की जब टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग कवर करेंगे।